अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका दोस्त, आपका होस्ट इजाज़ अहमद भट्ट। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक 19 साला नौजवान की है। उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के लिए उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसकी वजह से उसके साथ एक अजीबोगरीब वारदात हो गई। इस कहानी का आगाज़ लाहौर के इलाके मिस्री शाह में जो लोहा मार्केट है वहाँ से होता है। उस 19 साला नौजवान का नाम वकास और विकी था। वो अपने दो बड़े भाइयों के साथ लोहा मार्केट में एक गोदाम पर कारोबार करता था। विक्की अक्सर अपने बड़े भाइयों से 2-3 लाख रुपया लेकर बैंक में जमा कराता रहता था और ये उसकी रूटीन थी। कभी वो 5 लाख, कभी 10 लाख भी बैंक में जमा कराने चला जाता था। एक रोज़ सुबह 9 बजे करीब वो अपने गोदाम में पहुंचा तो उसके बड़े भाई इशफाक ने कहा, वकास, ये 2 लाख रुपया पकड़ो और ये ले जाओ और रास्ते में मुनव्वर डार से 3 लाख मज़ीद लेना और 5 लाख बैंक में जमा करा के वापस आ जाओ। विक्की 2 लाख रुपया लेकर चला गया, लेकिन दोपहर 1-2 बजे तक वो वापस ना आया तो उसका बड़ा भाई परेशान हो गया। उसके बड़े भाई ने वकास को कई बार कॉल की, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। जब 4 बज गए और वकास वापस ना आया तो उसके बड़े भाई ने अपने दूसरे भाई को बुलाया और दोनों भाई घर चले गए। घर जाके उन्होंने वालिदैन को बताया तो उसके वालिदैन भी परेशान हो गए। शाम होने तक उन्होंने वकास के तमाम दोस्तों को फ़ोन किया, तमाम रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया, लेकिन कहीं से भी वकास का कुछ पता न चला। वकास के घर वाले उसकी गुमशुदगी से बहुत परेशान हो गए। सारी रात उसको अपने तौर पर तलाश करते रहे। अगले दिन वकास का बड़ा भाई थाना मिस्री शाह चला गया। उसने वहाँ जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस वालों ने रूटीन का मामला समझा। उन्होंने कहा 19 साल का नौजवान है और पैसे उसके पास हैं, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चला गया होगा। पुलिस वालों ने रिपोर्ट अपने पास रख ली और कहा, आप भी ढूंढें, हम भी ढूंढते हैं। इस तरह 2 मज़ीद रोज़ गुजर गए। उसके घर वाले ढूंढते रहे, लेकिन वकास का कुछ पता न चला। तीसरे रोज़ उसकी बहन अफसुर्दा घर बैठी हुई थी कि अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आई। कॉल अननोन नंबर से थी। फ़ोन उठाया तो आगे से वकास बोल रहा था। वकास ने अपनी बहन को कहा कि वो दुबई जा रहा है, 2 साल तक वहाँ खूब मेहनत करेगा और उसके बाद जब उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो अपनी पसंद की शादी करेगा। उसकी बहन ने कहा कि तुम 2-3 दिन से घर नहीं आए, जिसकी वजह से वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनको हार्ट अटैक भी हुआ है। हार्ट अटैक का सुन के वकास परेशान हो गया और उसने अचानक फ़ोन बंद कर दी। इस फ़ोन कॉल के बाद उसके घर वाले कुछ मुतमिन हो गए कि वकास जहाँ भी गया है अपनी मर्ज़ी से गया है और उसको कोई ख़तरात लाहक नहीं है। ताहम उसके घर वालों ने वकास की तलाश जारी रखी। जब भी वो उसी नंबर पर कॉल करते तो फ़ोन आगे से बंद मिलता। वकास की वालदा हर वक्त रोती रहती और कहती, मेरे बेटे को मुझे मिला दो। उसकी वालदा को रोते देखकर सारे घर वाले परेशान हो जाते। जब 22 दिन गुजर गए तो वकास के बड़े भाई ने थाना मिस्री शाह में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। जब पुलिस ने इस वाक़या की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले उस फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की जिससे वकास की कॉल आई थी, लेकिन वो फ़ोन बंद मिल रहा था। पुलिस ने उस फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड निकलवाया तो वो किसी जमालदीन नामी शख्स के नाम पर फ़ोन था, लेकिन उसका एड्रेस चीचा वतनी का था। उस फ़ोन को बंद करने से कबल 2 मज़ीद कॉलें की गई थी। एक कॉल चीचा वतनी में और दूसरी कसोवाल में की गई थी। इस केस की तफ्तीश DSP आसिफ मसूद के पास गई। उन्होंने 2 टीमें बनाई। एक टीम कसोवाल रवाना कर दी गई और दूसरी टीम चीचा वतनी रवाना कर दी गई। चीचा वतनी पहुंचने वाली टीम को पता चला कि वहां एक कॉल एक डॉक्टर को की गई है और उस डॉक्टर ने बताया कि उसे जमालदीन ने ही कॉल की थी, जबकि दूसरी टीम को कसोवाल में एक शाहद नामी शख्स ने बताया कि उसे कॉल की गई थी और कॉल जमालदीन ने की थी। पुलिस ने शाहद से जमालदीन का एड्रेस हासिल किया तो वो लाहौर के इलाके बंद रोड का एड्रेस था। उन्होंने बंद रोड लाहौर में जमालदीन का घर तलाश कर लिया, लेकिन घर को बाहर से ताले लगे हुए थे। इन तमाम कार्रवाइयों में तकरीबन 2 माह गुजर गए थे। चंद रोज़ तक मुखबर जमालदीन के घर के बाहर खड़े रहे। एक रोज़ जमालदीन वापस आया। उसने घर का ताला खोला और अंदर चला गया। मुखबरों ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने छापा मार के जमालदीन को पकड़ लिया। जमालदीन से जब तफ्तीश की गई तो वो कभी कोई कहानी सुनाता और कभी कोई कहानी सुनाता। पुलिस ने जब अपना रवायती तरीका इस्तेमाल किया तो जमालदीन ने एतराफ़ कर लिया कि उसने ही वकास और विक्की को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने जब वकास के बड़े भाई इशफाक को थाने बुलाया और उसको
मुलज़म जमाल दीन से मिलाया तो वो बहुत हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जमाल दीन का चाय का खोखा हमारे गोदाम से थोड़े ही फासले पर था और वो खोखा भी हमने इसे लेकर दिया था और 12 साल से हम इससे चाय वगैरह मंगवाते रहते थे। इसको ये घर भी वकास और विकी के बड़े भाई ने ही सस्ते दामों लेकर दिया था। जमाल दीन के इकरार जुर्म के बाद पुलिस ने उसके घर के उस कमरे की खुदाई की। इस खुदाई के वक़्त वकास और विकी के भाई भी मौजूद थे। जब 3-3.5 फुट तक खुदाई हो चुकी तो अचानक वहाँ से वकास के वो कपड़े नज़र आने लगे जो उसने वकूआ के रोज़ पहने हुए थे। उसके कपड़े देखते ही उसके भाइयों ने रोना शुरू कर दिया। वकास की लाश बाहर निकाली गई। लाश काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मकतूल के सर की हड्डी पूरी तरह चटकी हुई है जो उसकी मौत का बायस बनी। उन दिनों मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग में क्राइम एडिशन का इंचार्ज था। DSP मिस्री शाह ने कहा कि इजाज़ भट्ट साहब आ जाएं, मुलज़म पकड़ा गया है। जब मैं मुलज़म के पास पहुंचा और उसे अलग कमरे में बैठाकर उसका इंटरव्यू किया तो बड़ी अजीब कहानी सामने आई। मुलज़म जमाल दीन ने मुझे बताया कि वकास और विकी अक्सर मेरे पास मेरे खोखे पर आ जाता था और मेरे साथ दिल की बातें करता रहता था। एक रोज़ वकास ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर वालों को बताओ और उससे शादी कर लो। तो वकास ने शर्माते हुए कहा कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता, वो नहीं मानेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ, तो जमाल ने मुझे भी मना कर दिया। मुलज़म जमाल दीन ने बताया कि मैं अक्सर देखता था वकास और विक्की के पास लाखों रुपए होते थे। इतनी कम उम्र में उसके पास इतने ज़्यादा पैसे देखकर मेरे दिल में भी लालच आ गया। मैंने एक मंसूबा बनाया। मंसूबे के बारे में पूछने से पहले मैंने उससे ये कहा कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी शादी कब हुई और तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो उसने इस बारे में भी एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरी 25 साल की उम्र में शादी हो गई थी, मेरे 3 बच्चे हुए तो कुछ अरसे बाद मेरी बीवी को टीबी की बीमारी हो गई। इस दौरान मेरे मामू की एक बेटी जो कि चीचावतनी में रहती थी 10वीं का इम्तहान देने लाहौर आ गई। मैंने उसे अपने घर में रख लिया। उसने जब पेपर दे दिए तो पेपर देने के बाद मैं अपनी पहली बीवी से तंग था, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने उसके वालिद को कहा कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। शुरू में उसके वालिदैन ना माने, लेकिन उस लड़की कौसर ने कहा कि मैंने जमाल दीन से ही शादी करनी है। तो फिर आखिरकार उसके घर वाले मान गए। अब मैं इस घर में अपनी दूसरी बीवी कौसर के साथ ही रहता था। कौसर से भी मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। हालात बहुत तंग थे। जब वकास ने मुझे अपने लव अफेयर वाली बातें बताई और उसके बाद पैसे भी मौजूद होते थे, तो मैंने इस सारी वारदात की मनसूबाबंदी की। मैंने वकास को अपनी बातों में फंसा लिया। जब वो 3 लाख रुपया किसी ताजर से लेकर आया और 2 लाख अपने भाई से लेकर आया, तो मैंने उसे कहा कि इस 5 लाख में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। वकास मेरी बातों में आ गया और वो 5 लाख रुपया लेकर मेरे पास चला आया। मैंने वारदात से 2-3 रोज़ कबल ही अपना खोखा बंद कर दिया था। वकास को मैंने एक जगह पर बुलाया। वहाँ से मैं वकास को लेकर अपने घर चला आया। अपने घर जाकर मैंने वकास को कहा कि हम यहाँ तुम्हारी शादी करेंगे, अब तुम बेफिक्र होके इस घर में रहो। वकास ने उस रात 2 लाख रुपए मुझे पकड़ा दिए। 3 लाख रुपए उसके पास मौजूद थे। जब वो रात को सो गया तो आधी रात के वक्त मैं अपने बिस्तर से उठा। मैंने घर में एक हथौड़ा रखा हुआ था, वो हथौड़ा उठाया और पूरे ज़ोर से वकास के सर पर उसका वार किया। वकास थोड़ा सा तड़पा। इस दौरान मैंने एक और वार उसके सर पर किया, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गया और ठंडा हो गया। फिर भी मुझे लगा कि कहीं ये ज़िंदा ना बच जाए। मैंने घर में पड़ी हुई एक रस्सी उठाई, उससे विकी का गला दबाया और उस वक्त तक दबाता रहा जब तक कि उसकी मौत का मुझे यकीन ना हो गया। उसके ठंडा होने के बाद मैं वापस अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को बताया कि मैंने ये काम कर दिया है। मेरी बीवी ये सुनकर एकदम परेशान हो गई और वो ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसे उठाया। मैंने कहा हिम्मत करो, अब हमें उसकी लाश ठिकाने लगानी है। लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मुलज़म जमाल दीन ने मुझे बताया कि जब मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने उसी कमरे में उसे बिठाया और ख़ुद कुदाल लेकर दूसरे कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में फ़र्श जो था वो कच्ची ज़मीन का था।
میں نے اس میں کھدائی شروع کر دی اور کھدائی کرتے کرتے تقریباً 3-3.5 فٹ کا گڑھا کھودا۔ میں واپس وکاس کے کمرے میں گیا، وہ وہاں مردہ حالت میں پڑا تھا اور اس کے گلے میں وہ پھندا پڑا ہوا تھا جس سے میں نے اس کا گلا دبایا تھا۔ میں اسی رسی کے ذریعے اس کو کھینچتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے گیا اور ساتھ والے کمرے میں کھینچ کر میں نے اس کو اس گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور اس کو قبر کی طرح برابر کر دیا۔ اس واردات کے بعد میں نے اپنے والے 2 لاکھ اور جو وکاس کے پاس 3 لاکھ تھے ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فوری طور پر تیار ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے صبح سے تیار کیا اور ہم دونوں اس گھر کو تالا لگا کر چیچا وطنی فرار ہو گئے۔ ملزم جمال الدین نے مجھے بتایا کہ جب اس واردات کو تقریباً 2 ماہ گزر گئے تو میں نے کہا اب مجھے کوئی نہیں پکڑے گا۔ میں واپس آ گیا اور اپنے گھر کا تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ پھر پتہ نہیں پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ پولیس نے چھاپا مارا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے جمال الدین سے کہا کہ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ 19 سال کا نوجوان، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور اتنا معصوم نوجوان وہ تمہارے پاس آیا، اس نے اپنے والدین پہ بھروسہ نہ کیا لیکن تم پہ بھروسہ کر لیا اور تم نے اس کے بھروسے کا اور اعتماد کا یہ صلہ دیا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تو جمال الدین نے کہا میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا، 2 بیویوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ منصوبہ بندی بنائی جس کے بعد میں نے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وکاس کو قتل کر دیا۔ جب ملزم کو ہتھکڑی لگا کر پولیس نے حوالات میں بند کر دیا تو اس دوران وکاس کے والدین بھی تھانے آ گئے۔ وکاس کی والدہ نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ کاش میرا بیٹا مجھے بتا دیتا کہ اس نے شادی کرنی ہے تو میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کرتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیں بتانے کی بجائے ایک ایسے بندے پر اعتماد کر رہا ہے جس کی نظریں اس کی دولت پر ہیں اور وہ اسے قتل کر کے 5 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس کیس کا چلان بنایا اور عدالت میں پیش کر دیا۔ ملزم کو تو موت کی سزا سنا دی گئی لیکن وکاس کے والدین کو کبھی صبر نہیں آئے گا کیونکہ ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان سے دور چلا گیا تھا۔ اس کہانی کو مکمل کر کے جب میں واپس جا رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ آج کل کے نوجوان اپنے والدین اور بہن بھائیوں پر اتنا اعتبار نہیں کرتے جتنا باہر کے لوگوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، اور یہی اعتبار ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے اور بعض اوقات وہ مصیبت جان بھی لے لیتی ہے۔